ओके, सो फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग मैं पहले बता देती हूँ। प्रीलिम्स में एवरी ईयर वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, क्योंकि प्रीलिम्स में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और अगर मैं बात करूँ दैट इज़ अपना मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मेंस में जनरली वन क्वेश्चन हैव बीन कम, वो भी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से ही आया है। और जनरली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं मीन्स में कि किस तरीके से आप इन एक्ट को प्रेजेंट के साथ जो है लिंक कर सकते हो। सो आपको जस्ट एक्ट पता होना चाहिए, प्रेजेंट पता होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। अभी के लिए आई विल से कि अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस हिसाब से जो है बाकी मेंस में ही आपके क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा इस पर्टिकुलर टॉपिक से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। यही जो है, जो भी मैं ये पढ़ा रही हूँ, दीज आर दी फाइनल नोट्स, है ना। इसके अलावा कोई बदलने का कोई वो है नहीं, ठीक है। ये आई थिंक मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा बता देती हूँ। सो यस, तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से आज तक एक ही क्वेश्चन आया, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 ले डाउन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से ज्वाइन करके। तो या दैट इज़ इट। नाउ सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो इसमें बहुत सारे एक्ट्स को हम पढ़ेंगे और एक्ट्स के प्रोविजंस को पढ़ेंगे, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। और जो भी इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ मोर देन इनफ, एंड उसके अलावा मैं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, बस बार बार इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। रिविजन इज़ द की टू सक्सेस, राइट। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए हमारा सबसे पहला स्टेप हुआ यहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चीज़ों को रेगुलेट कहें तो या फिर कहें तो रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है, दैट इज़ चीज़ों पे नज़र रखना, चीज़ों को बेहतरीन करने के लिए उनको हैंडल करना, मैनेज करना, तो उसको हम कहते हैं रेगुलेट करना। तो उसकी कोशिश करी। ये फाउंडेशन बना हमारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो जो हमारा मुख्य एडमिनिस्ट्रेशन था उसका फाउंडेशन बना। इसने रिकॉग्नाइज करा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इस टाइम पे आपको पता है 1773 के बाद हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल नहीं रहे थे, साथ में क्या हो गए थे, पॉलिटिकल भी हो चुके थे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो चुके थे, बिकॉज ऑफ द बैटल ऑफ प्लेसी एंड और एवरीथिंग, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ जो बंगाल है, इस एक्ट के थ्रू वो गवर्नमेंट ऑफ क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सॉरी, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और इसके चलते कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास है वो उसके क्या बन जाते हैं, सबॉर्डिनेट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट का सुपरविजन ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाता है, एक ही बात है, रेगुलेट करना, राइट। उसके अलावा इसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दी जाती है, इसके नीचे 4 लोग काम करेंगे जो इसको असिस्ट करेंगे। और लेकिन इसके पास कास्टिंग वोट की पावर होती है, मतलब जनरली वोटिंग यही लोग करेंगे कोई भी डिसाइड करने के लिए, लेकिन ये चाहे तो कभी कभार इन केस ऑफ टाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को भी कलकत्ता में क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, जहाँ पे एक चीफ जस्टिस होते हैं, 3 अदर जजेस होते हैं। प्राइवेट ट्रेड को बैन कर देते हैं। देखिए इससे पहले क्या समस्या चल रही थी कि जो है, जो एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनीज़ थे वो अपना खुद के प्राइवेट ट्रेड करते थे, दस्तखत का मिसयूज़ कर रहे थे, एंड उसकी वजह से लॉस हो रहा था टू द कंपनी, तो प्राइवेट ट्रेड को बैन कर दिया जाता है। साथ में बोला जाता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कहती है हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कि आपको जो भी है कंपनी के रिपोर्ट करने या फिर जो भी अफेयर है पॉलिटिकल कमर्शियल, उन सब का रिपोर्ट आपको भेजते रहना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। दोबारा से एक रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये पहला स्टेप था रेगुलेट करने के लिए, जिसमें पार्लियामेंट का सुपरविजन आ गया है। इसको हम फाउंडेशन भी कहते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। इसने रिकॉग्नाइज करा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस को। इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और इस तरीके से बाकी जो गवर्नर उसके सबॉर्डिनेट होकर इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, 4 मेंबर्स थी जो उसको असिस्ट करेंगे। कास्टिंग वोट की पावर थी। सुप्रीम कोर्ट भी स्टैब्लिश करा कलकत्ता में, जिसमें एक चीफ जस्टिस, 3 जजेस थे, एंड प्राइवेट ट्रेड को बैन करा, एंड बोला हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट करो सारे अफेयर्स अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को। समझ में आया। नाउ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। देखिए अब इसमें क्या हुआ, इस एक्ट में बहुत सारे क्या थी, प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे इश्यूज थे, तो इसके चलते एक अमेंडिंग एक्ट आता है। इसका मतलब है कुछ चेंजेस करना उस पर्टिकुलर एक्ट में। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है उसको कम कर दी जाती है। बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में टसल होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कि किस कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो उसको ही सॉल्व करने के लिए हम लेके आते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर देते हैं। एग्जाम्प्टेड गवर्नर जनरल काउंसिल जुरिस्डिक्शन। तो ये क्या करता है, एग्जाम्प्ट मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, वो गवर्नर जनरल या फिर उनके काउंसिल से जुड़े हुए मैटर्स पे सुनवाई नहीं करेगा, साथ में रेवेन्यू मैटर्स पे भी सुनवाई नहीं करेगा, ऐसा कह दिया जाता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है
कि उसकी जुरिस्डिक्शन को बढ़ा भी रहे हैं। बढ़ा कैसे रहे हैं? वो कहते हैं कि जितने भी इन्हेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं कलकत्ता में, उन सब के ऊपर आपकी जुरिस्डिक्शन है, और हिंदूज़ को आपको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एंड मुस्लिम्स को आपको मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। अब इसमें गवर्नर जनरल की पावर को भी बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? वो कह रहे हैं जो अपील है फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट से जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, है ना, वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी गवर्नर जनरल के ऊपर। रेगुलेशंस साथ में वो चाहे तो रेगुलेशंस बना सकते हैं हमारे प्रोविंशियल कोर्ट के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की पावर कम कैसे गई कि गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और रेवेन्यू मैटर्स उसके अंडर नहीं आते हैं। बढ़ाई कैसे कि जितने भी इनहैबिटेंट्स है कलकत्ता पे सब पे लागू हुआ। पहले सिर्फ यूरोपियंस पे होता था, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ। एंड गवर्नर जनरल की पावर कैसे बढ़ाई? जो भी प्रोविंशियल कोर्ट से अपील है या फिर उनकी रेगुलेशन है वो वही देखेगा ना। अगला एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। देखिए ये डिस्टिंग्विश करता है, डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग करता है कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन को। ये कहता है जो अभी तक जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो दोनों काम कर रहा है ना, पॉलिटिकल भी कर रहा है एंड कमर्शियल भी कर रहा है। एज अ कंपनी ट्रेड वगैरह भी हो रहा है एंड साथ में पॉलिटिकल जो है वो काम भी हो रहे हैं। तो इसको ये अलग करने की कोशिश करता है। ये इसके चलते इस्टेब्लिश कर देता है डबल गवर्नमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? डबल गवर्नमेंट कहते हैं। ये कहता है कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी तक कंपनी का था वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स को देखेगा। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये इसी एक्ट के तहत एक तरीके से इस्टेब्लिश हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो कंपनी के टेरिटरी है, साथ में जो पहली बार जो है कंपनी की टेरिटरी को ब्रिटिश पोसेशंस कहा गया कि ये ब्रिटिशर्स की जगह है, ठीक है। क्योंकि अब जो BOC है वो कौन थे? वो कौन लोग थे? ये सारे वो लोग थे जो पार्लियामेंट में बैठे रहेंगे, है ना, और पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जिसमें ओवर राइडिंग पावर दी जाती है हमारे गवर्नर जनरल को अपने काउंसिल के ऊपर, है ना। काउंसिल अगर जैसे कि 4 लोग थे काउंसिल में, 4 के 4 लोग अगर बोलते हैं कि ये नहीं होगा, और अगर गवर्नर जनरल को लगता है तो वो बोलते हैं कि हाँ ये काम होगा, तो उसको कहते हैं ओवर राइडिंग पावर। इससे जो कंट्रोल है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और साथ में कंट्रोल भी इंक्रीज़ कर देते हैं बॉम्बे एंड मद्रास की प्रेसिडेंसी पे, मतलब और ज़्यादा हम क्या करें? एम्पावर कर रहे हैं गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने गवर्नर जनरल को एम्पावर करा, यहाँ पे भी हमने क्या करा? एक तरीके से गवर्नर जनरल को एम्पावर करा। नाउ इस चार्टर एक्ट के तहत 20 साल का और ज़्यादा जो है परमिशन मिल जाती है ट्रेड मोनोपोली की, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर जो होते हैं वो बोला जाता है कि जो उनका पैसा है वो इंडियन रेवेन्यू में से, सैलरी में से जाएगा, बिकॉज ये इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ओवरराइडिंग पावर दे दी गई गवर्नर जनरल को, और कंट्रोल और ज़्यादा स्ट्रेंथन करा बॉम्बे मद्रास पे। 20 ईयर की ट्रेड मोनोपोली को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया एंड बोला गया जो BOC के मेंबर है, बिकॉज वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, सो उनमें उनको पैसा भी इंडियन रेवेन्यू में से मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 सॉरी। यहाँ पे जो ट्रेड मोनोपोली है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। वो कहते हैं टी के अलावा, ठीक है, इंडिया में जो है, इंडिया के साथ जो ट्रेड हो रहा था अभी तक वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, उसकी मोनोपोली थी, तो वो क्या कर सकती है? टी तक तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मोनोपोली ख़त्म कर देते हैं एंड चाइना के साथ रहने देते हैं। सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यहाँ पे पहली बार जो है ब्रिटिश क्राउन का यूज़ होता है, ठीक है। तो पहले ब्रिटिश वो बोली गई थी, ठीक है, दैट इज़ पिट्स इंडियन एक्ट में कि ये क्या है? ब्रिटिश पोजीशन है, और अब ब्रिटिश क्राउन का भी जिक्र आ गया। लोकल गवर्नमेंट पे को पावर दे दी जाती है दैट दे कैन इम्पोज द टैक्सेस। देखिए ये सब कुछ हो क्यों रहा है, बैकग्राउंड थोड़ा सा अगर हम समझे तो इस दौरान पे हो क्या रहा था? 1813 में वो ये रहा था कि जो हमारी ब्रिटिश है, ब्रिटिश में प्रॉब्लम चल रही होती है कि वहाँ के जो मर्चेंट्स हैं वो ट्रेड नहीं कर पाते यूरोप के साथ, है ना। तो दैट इज़ वाई दे डिमांड कि मोनोपोली को ख़त्म करो, एंड साथ में जब मोनोपोली को ख़त्म करेंगे तो बहुत सारे और भी मर्चेंट्स आएंगे, लेकिन उसके लिए मार्केट क्रिएट करने के लिए माइंडसेट को चेंज करना, एंड कहीं ना कहीं इंडियंस के माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश की जा रही थी, जैसे कि बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज, सो दैट उनका टेस्ट इंटरेस्ट बढ़े हमारी ब्रिटिश गुड्स के प्रति। साथ में 1 लाख पर ईयर एजुकेशन पे खर्च करने की भी बात की गई, क्योंकि उनको एजुकेट किया जाए। एजुकेट इन व्हाट सेंस? एजुकेट सो दैट वही उनके माइंडसेट को चेंज करने वाली बात है। एंड लोकल गवर्नमेंट को भी टैक्स को इम्पोज करने की परमिशन इसीलिए दी गई थी, सो डैट उनका वही कि उनको लगे कि हाँ भाई हाँ ये तो हमारे काफ़ी अपने हैं, ठीक है। कंपनी का जो रूल है, अब देखिए बिकॉज यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो कंपनी का रूल है ना, जो पॉलिटिकल रूल है, उसको 20 साल के लिए और ज़्यादा बढ़ा दिया था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर को ऑफकोर्स बढ़ा दिया, क्योंकि अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उसकी पावर सिर्फ टी तक रह गई है ना, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब से क्या गया? कंपनीज रूल आ रहा है ना, कंपनीज रूल हम इसको कह रहे हैं, ठीक है।
समझ में आया? ट्रेड मोनोपोली सिर्फ टी के साथ रह गई। उसी को इसलिए हमने क्या करा, इंटरेस्ट को चेंज करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को इम्पोज कर सकते हैं टैक्स। क्रिश्चियन मिशनरीज 1 लाख पर एनम ऑन द एजुकेशन, ठीक है, और कंपनी रूल 20 ईयर्स के लिए। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है। ये हमारा फाइनल स्टेप होता है सेंट्रलाइजेशन का। ध्यान रखिए, फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम और ज़्यादा जो पावर है उसको सेंट्रलाइज किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को हम कम्प्लीटली कमर्शियल बॉडी से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना देते हैं, मतलब उनका जो कमर्शियल काम था वो कम्प्लीटली एंड कर देते हैं, मोनोपोली एंड कर देते हैं। उनका जो काम है वो है एडमिनिस्ट्रेशन करना ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो गवर्नर जनरल था जो हमारे, दैट इज़ बंगाल लिखना था यहाँ पे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो हमारा क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। सॉरी जो गवर्नर जनरल था, सॉरी हाँ, उसको हम कह रहे हैं कि वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर रखा और उसके काउंसिल को हमने इंडियन काउंसिल कहा, जो कि जिसके पास लेजिस्लेटिव पावर है। अच्छा, जिसके चलते उन्होंने लेजिस्लेटिव जो पावर है वो मेन मद्रास की वो और ज़्यादा कम कर दी, बिकॉज इस सेंट्रलाइजेशन का क्या स्टेप है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, मतलब और ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। और अटैम्प्ट करा कि हम कैसे इंट्रोड्यूस करें ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करने की बात करें। एंड इस टाइम पे लॉ कमीशन लेकिन सेटअप हो जाता है, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ, फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया, मतलब मोनोपोली कम्प्लीटली खत्म हो गई। गवर्नर जो जनरल था उसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला, उसके काउंसिल को हमने इंडियन काउंसिल बोला, और जो लेजिस्लेटिव पावर थी दोनों प्रेसिडेंसीज की उनको भी माइनस कर दिया, क्योंकि हम सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं ना। तो जो पावर है उसके पास चलेगी इंडियन काउंसिल, दैट इज काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। साथ में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको हमने क्या बोला, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। और इस टाइम पे ओपन कॉम्पिटिशन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई एंड लॉ कमीशन को सेटअप किया गया। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1853 सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इस टाइम पे क्या करा गया कि हमने सेपरेशन करा लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के बीच में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस 6 मेंबर। देखो अभी तक जो काउंसिल थी ना वो कौन सी काउंसिल थी, दैट वाज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लॉ बनाने वाली काउंसिल था, है ना। हमने क्या बोला था कि काउंसिल ऑफ गवर्नर इज इंडियन काउंसिल, है ना, जो कि लॉ बनाएगी ना, लॉ मेकिंग। अब हमने क्या करा, सॉरी जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, दिस इज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने बोला कि अब हम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी अलग अलग कर देते हैं कंपनी का, ठीक है। तो हमने किस तरीके से करा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ऑलरेडी, है ना, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसको हम क्या करें, इंडियन गवर्नमेंट है वो एक तरीके से, जैसे कि आज के टाइम पे वो होता है, दैट इज़ कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं, तो उसी तरीके से वो भी हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। हमने कहा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं प्लस में अगर हम 6 मेंबर्स को और मिला देंगे तो ये जो सारे लोग हैं ये मिलके लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म करेंगे। लोकल रिप्रेजेंटेशन, पहली बार यहाँ पे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन देने की बात करिए। इंट्रोडक्शन ओपन कंपटीशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, पिछली बार में बात करी थी, इस बार में हम क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एंड लॉ मेंबर को जो है, लॉ मेंबर जो यहाँ पे लॉ कमीशन सेटअप किया गया था, तो जिसका जो लॉ मेंबर थे उसमें से एक को हम क्या करते हैं, काउंसिल में फुल मेंबर बना देते हैं और वोट की भी पावर दे देते हैं, ठीक है। तो दोबारा बता देती हूँ, 1853 में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि हम क्या करते हैं, अभी तक जो काउंसिल चलती आ रही थी, पहले एक्ट से जब इसकी बात करें वो क्या थी, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव काउंसिल हम उसको कह रहे थे। अब हमने बोला कि हमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग करना है, तो हमने बोला जो ये लोग हैं, है ना, जो ये लोग हैं गवर्नर जनरल के साथ मिलकर ये काम करेंगे एग्जीक्यूशन का, लेकिन 6 और लोग अगर इसमें जुड़ जाएंगे तो ये सारे लोग काम करेंगे लेजिस्लेचर का, ठीक है। लेजिस्लेचर आज के टाइम पे भी तो इसी तरीके से हो रहा है ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस पीएम, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अगर मैं मिला दूँ बाकी एमपीज़ के साथ तो इट बिकम लेजिस्लेचर, बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उस काम किसका करते हैं, एग्जीक्यूटिव का करते हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन आज के टाइम का करते चलेंगे तो आई थिंक इट विल बी अ बेटर फॉर अस, ठीक है। तो ये हमने किया और पहली बार रिप्रेजेंटेशन दिया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक लोकल रिप्रेजेंटेशन देने की बात करी। ओपन कंपटीशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज का, आप तैयारी कर रहे हो तो यू शुड नो कि कब बात हुई और कब हमारा इंट्रोड्यूस हुआ। एक लॉ मेंबर जो होता है उसको भी फुल मेंबर बना दिया जाता है विद वोटिंग पावर। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1858, इस टाइम पे जो है हमारी कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो जाती है इस एक्ट के थ्रू। जो पावर है वो कंप्लीटली चली जाती है ब्रिटिश क्राउन के हैंड में, मतलब पहले भी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, रूल कर रही थी, ठीक है। लेकिन अब क्या कहा उसने, बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी ही नहीं, अब हम सीधा डायरेक्ट रूल करेंगे। जो पावर है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चलेगी कम्प्लीटली,
और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको हमने वाइसरॉय बना दिया, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट है ना, एक तरीके से ब्रिटिश क्राउन, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज़ वाइसरॉय, इट्स लाइक अ पीएम है ना, रिप्रेजेंटेटिव, या फिर कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हैं, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आज के टाइम पे है ना। थोड़ा सा कंपेयर करते चल रहे हैं। बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था उसको हमने अबॉलिश कर दिया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसको भी हमने क्या कर लिया, अबॉलिश कर दिया। मतलब जो 2 बॉडीज़ बनी थी ना पिट्स एंड एक्ट के तहत, उनको हमने इस एक्ट में अबॉलिश कर दिया। 15 मेंबर की काउंसिल बनाई जो कि असिस्ट करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। ये कौन है, ये हमारा एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा बंदा है जो कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया को देखता रहेगा, और उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स है, ठीक है। तो मोटे मोटे क्या चीज़ हुई कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं, पावर कम्प्लीटली ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो वाइसरॉय के थ्रू, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही वाइसरॉय बना दिया गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो ये बॉडीज़ बनाई थी खत्म हो जाती है, और एक नई बॉडी बनती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसको असिस्ट करते हैं 15 मेंबर, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा हुआ एक पर्सन होता है जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरसी करेगा, ओवरसाइट रखेगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो एक्ट थे, प्लीज़ इनके सीक्वेंस एंड जो ये है इनको याद रखना है, ठीक है। 1773, 1781, 1784, ठीक है। उसके बाद 1793, 1813, 1833 और 1853, एंड उसके बाद हमारा 1850। इसके बाद की जो एक्ट हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं पहले ही बता देती हूँ। एंड इनसे क्योंकि हम कहते हैं स्पेसिफिकली बिकॉज हम क्या कहते हैं, इनका कंपैरिजन हमें आज की प्रेजेंट डे के साथ करके हुए चलना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा जो है मेंस पर्सपेक्टिव भी हमें मिलता रहेगा साथ के साथ, ठीक है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। अब सबसे पहले क्योंकि क्या होता है आपको पता है कि 1857 में क्या होता है, एक वॉर हुआ था, और वॉर के कारण जनता हो गई थी अपसेट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी समझ गई थी कि लोगों को क्या करना है, खुश, सो दैट वो हमारा जो रूल है उसको एक्सेप्ट कर ले। उसके लिए क्या करेंगे, जितने भी काउंसिल एक्ट आएंगे उसमें थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देना शुरू करेंगे कि इंडियंस को भी इंक्लूड करेंगे, सो दैट उनको ऐसा लगे कि हम और वो एक हैं, और सबसे ऊपर ब्रिटिश क्राउन है, और फिर इस तरीके से वो कंटिन्यू करेंगे अपने रूल को, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 में, जहाँ पे जो वाइसरॉय है वो कहता है कि चलो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो कहता है मैं कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करूँगा जो कि एक तरीके से नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। नॉन ऑफिशियल मेंबर का मतलब होता है जो कि अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं ना, इस टाइप के। किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लॉ मेकिंग जो काउंसिल है उसमें मैं क्या करूँगा, आई विल नॉमिनेट सम इंडियंस, ठीक है। कुछ इंडियंस नॉमिनेट भी होते हैं जैसे कि राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सिर दिनकर राव, जो कि काफ़ी अपने आप में एलाइट लोग होते हैं ना, फेमस लोग होते हैं। साथ में ये कहते हैं क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन क्या करना है, लोगों को खुश करना, तो थोड़ा सा हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। साथ में जो पावर छीनी गई थी हमारी 1833 के एक्ट से, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो छीनी गई थी उनको रिस्टोर करा जाता है। तो कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो रही है यहाँ से। एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनाए जाते हैं बंगाल, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट के लिए, है ना। अदर उसके अलावा जो वाइसरॉय है उसको ऑर्डिनेंस इशू करने की भी पावर दी जाती है। देखो वो बैलेंस तो कर रहे हैं ना, सबको इंडियंस को नॉमिनेट कर रहे हैं एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, लेजिस्लेटिव पावर जो बाकी प्रेसिडेंसीज है उसको रिस्टोर कर रहे हैं, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बना रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको अपना भी तो देख के चलना है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो वाइसरॉय को थोड़ा पावर दे रहे हैं ऑर्डिनेंस इशू करने की, कि वाइसरॉय चाहे तो अपनी तरफ से ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं। साथ में पोर्टफोलियो सिस्टम, इस पोर्टफोलियो को सिस्टम को, इस ऑर्डिनेंस को हम आज के टाइम पे भी वी कैन कंपेयर इट विद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस की पावर दी जाती है ना वो ऐसी दी जाती है, वो कभी भी चाहे तो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपको पता है हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है कि जब एक या दोनों में से कोई भी एक अगर हमारी या फिर दोनों सेशंस नहीं होते हैं, सेशन में नहीं है मतलब पार्लियामेंट के हाउसेस, तो हमारा जो है पार्लियामेंट है कहीं तो गवर्नर ऑन दी स्टेट के वहाँ पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, फिर उसको कराना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब है कि अलग अलग काम को बांट देना, ठीक है। हर एक जो भी इंसान इसमें काउंसिल में रहेंगे, तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। पोर्टफोलियो सिस्टम को हम कंपेयर कर सकते हैं आज के टाइम, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं तो उनको भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं, राइट, ठीक है। तो और लेजिस्लेटिव पावर मतलब प्रोविंसेस को दी गई है, तो हमारे यहाँ पे भी जो लॉ मेकिंग पावर है आपको पता है कि स्टेट को है, स्टेट लिस्ट पे, कॉन्फ्रेंस लिस्ट पे वो बना सकते हैं, ठीक है। एंड क्या हमारे यहाँ पे भी नॉमिनेट किए जाते हैं क्या लोग? यस, हमारे यहाँ पे भी जो राज्यसभा है या फिर कहते हो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं उनमें हमारे जो पीपल हैं वो हमारे नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है।
लेकिन वो नॉन ऑफिशियल नहीं, वो ऑफिशियल मेंबर्स ही रहते हैं और उनको वोटिंग का भी हक होता है। ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर करते चल रहे हैं। ठीक है, तो वाइसरॉय क्या करता है, नॉमिनेट करता है कुछ इंडियंस को जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कुछ लेजिस्लेटिव जो पावर जो बॉम्बे एंड मद्रास की ली गई थी उसको रिस्टोर करा जाता है, और जो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं बंगाल, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट में उनको भी इस्टेब्लिश किया जाता है। साथ में वाइसरॉय को लेकर बैलेंस करने के लिए ऑर्डिनेंस इशू की पावर दी जाती है एंड पोर्टफोलियो सिस्टम भी आता है। नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1898 में क्या होता है, और ज़्यादा हम क्या करेंगे, बिकॉज अभी भी जो लोग हैं वो इससे खुश नहीं रहते हैं। वो कहते हैं कि देखिए आप नॉमिनेट कर रहे हो मेंबर्स को, नॉमिनेट क्यों कर रहे हो, हमसे पूछो ना, हमें पता है कि किसको बिठाना है किसको नहीं, और आप सिर्फ एलाइट लोगों को लेके जा रहे हो, जो कि गलत है। तो अब उस क्रिटिसिज्म के चलते दोबारा से एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनके नंबर्स को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। वो कहता है कि देखो आपने, अब हम सिर्फ 3 लोग, उन्होंने कहा ये भी क्रिटिसिज्म था कि आपने सिर्फ 3 लोग, इतनी बड़ी जनता में से आपने सिर्फ 3 ही लोग चूज़ करें, तो वो इसलिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं उनकी स्ट्रेंथ को, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए हम आपकी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को तो बढ़ा देंगे लेकिन अपनी ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन करेंगे। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वहाँ पे बोल दिया जाता है कि यस यू कैन डिस्कस द बजट को डिस्कस करने की परमिशन दे दी जाती है, मतलब और ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल को एम्पावर करा जा रहा है। साथ में बोला जाता है जो मैं नॉमिनेशन करूँगा, जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आएंगे वहाँ पे अगर सेंट्रल में वाइसरॉय करेगा, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब मैं तुम लोगों से पूछ के ही नॉमिनेशन करूँगा। जो प्रोविंस के लेवल पे नॉमिनेशन होंगे वो गवर्नर करेगा, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे करेगा, लोकल बॉडीज, ज़मींदार्स, अदर्स, इन सब की रिकमेंडेशन पे करेगा। क्या आज के टाइम पे भी ऐसा होता है? बिल्कुल, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। आज के टाइम पे जो राज्यसभा में जो मेंबर्स नॉमिनेट तो नॉमिनेशन हो गया है, लेकिन जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से आते हैं। एंड ऐसा ही सेम अगर यहाँ पे भी जो नॉमिनेशन गवर्नर करता है ना, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, वो लोकल बॉडीज़ है ना, स्टूडेंट्स, टीचर्स, इन सब की रिकमेंडेशन पे करता है। मतलब ये लोग भी अपना योगदान देते हैं, हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल में पढ़ा है थोड़ा बहुत, वी कैन कंपेयर। तो इस तरीके से बोला जाता है कि नॉमिनेशन तो होगा लेकिन वाइसरॉय करेंगे सेंट्रल लेवल पे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एंड प्रोविंस के लेवल पे गवर्नर करेंगे, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे, लोकल बॉडीज़, ज़मींदार्स एंड अदर्स की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ हमने समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आई। नॉन ऑफिशियल मेंबर के नंबर बढ़ गए, ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन करा, डिस्कस करने के लिए बजट बोल दिया, और जो नॉमिनेशन हो भी रहा है वो आपसे ही रिकमेंडेशन लेके हम क्या करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे। ठीक है भाई, पहली बार जो है इलेक्शन वर्ड इनडायरेक्ट ही सही है ना, एक तरीके से मेंशन किया गया, मतलब रिकमेंडेशन लेने का मतलब क्या है कि एक तरीके से हमें इनसे इलेक्शन करा लेंगे, जो कि एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे ना, तो मेंशन किया गया वैसे, और इंट्रोड्यूस भी फिर ये कर दिया जाता है। चलिए आगे आते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जिसको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। इस टाइम पे भी अभी भी जो है इंडियंस खुश नहीं होते हैं, वो कहते हैं कि वी कैन ओनली डिस्कस बजट, वाई वी कैंट वोट ऑन इट, हम उसके बारे में क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछ सकते हैं। वो कहता है कि अभी भी आपने मेजोरिटी तो उनकी बना ली है, तो थोड़ा सा हम लोगों को और बढ़ाइए, है ना, इस तरीके से। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेंट्रल या प्रोविंशियल दोनों में और ज़्यादा स्ट्रेंथ को, जो इंडियंस की स्ट्रेंथ उनको बढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सेंट्रल में अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन किया जाता है, लेकिन प्रोविंसेस में बोला जाता है चलो ठीक है नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकती है, मतलब इंडियंस कैन बी मोर देन ब्रिटिशर्स से ज़्यादा इंडियंस हो सकते हैं। जो पावर है वो और ज़्यादा दी जाती है कि बजट से रिगार्डिंग कि आप रेजोल्यूशंस ला सकते हो, वोट कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड लोगों को दी जाते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो बजट से रिगार्डिंग भी क्या होती है यहाँ पे हमारा दैट इज़ उनको और परमिशन दी जाती है। साथ में एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स भी जो है उसको लाया जाता है। अब आपको होता है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, लॉर्ड मॉर्ली मिंटो को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ क्या कहते हैं यार उसको, भी वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को। तो सेपरेट इलेक्टोरेट आता है, एंड पहली बार जो इंडियन है वो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाता है, जिसका नाम होता है सत्येंद्र सिन्हा। ये जो छोटे मोटे नाम हैं ये डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ जाते हैं, सो यू शुड नीड टू रिमेंबर सत्येंद्र सिन्हा जो है हमारा एसएस है ना, एसएस पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाता है। अब तक जो ये लोग जा रहे थे वो सब कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा रहे थे, पहली बार इस टाइम पे जो इंडियन है वो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाता है। 2 बिग इवेंट कौन कौन से हो रहे हैं यहाँ पे, तो एक तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा है हमारे मुस्लिम्स को, साथ में यहाँ पे क्या किया जा रहा है दैट इज़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार पहला इंडियन सत्येंद्र सिन्हा आती है। ठीक है, समझ में आया। तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाया गया, लेकिन सेंट्रल में अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी है, प्रोविंसेस में स्ट्रेंथ तो बढ़ा दी है लेकिन नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी दे दी है। बजट से रिगार्डिंग इन क्वेश्चंस, रेजोल्यूशंस एंड वोट, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, एंड फर्स्ट टाइम इंडियन एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नाउ
वो आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार, मॉल्डे मिंटू, देखिए ऐसे याद रखते हैं, मिंटू में ओ है और यहाँ पे भी 1909 आएगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली 10 साल बाद जो ये एक्ट आया है, यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड है ना, मिंटू टू ओ यहाँ ओ, इस तरीके से याद रख लेते हैं कुछ भी करके, कुछ तो याद रखनी है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919 में और ज़्यादा वही खुश करने की बात, तो ये कहते हैं अब दो लिस्ट, यहाँ पे दो लिस्ट का सिस्टम आता है, इसको भी आज के टाइम पे कंपेयर करके चल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट सॉरी। तो सेंट्रल सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी एंड प्रोविंशियल पे हमारी प्रोविंशियल बनाएगी, लेकिन प्रोविंसेस में DRK आती है। DRK का मतलब क्या होता है कि जो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना, इनको भी दो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट इज सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब रिजर्व सब्जेक्ट का और ट्रांसफर सब्जेक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, देखिए जो भी रिजर्व्ड सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो है कोई भी जो भी गवर्नर स्टेप ले रहा है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनता है, अकाउंटेबल नहीं बनता है हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है। इसका मतलब होता है रिजर्व्ड, मतलब वो गवर्नर चाहे तो उस पर कुछ भी डिसीजन ले सकता है, सिंपल कहें तो। एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल है वो रिस्पॉन्सिबल है काउंसिल के प्रति, मतलब वो उसको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली इसको DRK कह रहे हैं। सेंटर में बाइकैमरलिज्म लिया जाता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस आज के टाइम पे भी है, ठीक है। DRK की अगर मैं बात करूँ तो DRK तो हमारे यहाँ पे नहीं है, बट ये सब्जेक्ट का यहाँ पे सिस्टम है। प्रोविंशियल बजट को सेपरेट भी किया जाता है इस टाइम पे, ठीक है। तो क्या किया जाता है इस टाइम पे, और ज़्यादा है ना, और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं हम चीज़ों को, तो यहाँ पे बजट पे पहले यहाँ पे क्या हो सकता था, सिर्फ डिस्कशन, यहाँ पे क्या होने लगा, वोट, क्वेश्चंस एंड रेजोल्यूशन, एंड अब हमने क्या कर दिया, सीधा बजट को सेपरेट कर दिया कि प्रोविंस अपना खुद का बजट लेके आए। सेपरेट इलेक्टोरेट और ज़्यादा, सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स को दिया था इससे पहले, है ना, मुस्लिम्स को गिवन किया, अब हमने और ज़्यादा रिलीजन के बेसिस पे इसको और ज़्यादा फर्दर वो बढ़ाते हैं, सिख के लिए, यूरोपियंस के लिए, इंडो क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो यूरोपियंस के लिए अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट को और ज़्यादा फर्दर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बॉडीज़ भी इस्टेब्लिश हो रही हैं, जैसे कि हाई कमीशन ऑफिस हमारे लंदन में होता है, CPSC सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप होता है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी होता है, एंड स्टैट्यूटरी कमीशन होता है, साइमन कमीशन, जो कि इसको रिव्यू करने के लिए होता है ना, रिव्यू करने के लिए, कि ये इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए होता है, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं दो लिस्ट, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, DRK प्रोविंस, रिजर्व सब्जेक्ट जिसके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती, ट्रांसफर सब्जेक्ट अकाउंटेबिलिटी बनती है, सेंटर बाइकैमरलिज्म, अपर हाउस लोअर हाउस, प्रोविंशियल सेपरेट हो जाता है बजट, ध्यान रखना इस चीज़ को, सेपरेट इलेक्टोरेट और ज़्यादा आ जाते हैं। कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही है, हाई कमीशन का ऑफिस लंदन में, CPSC, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, प्रिंस पता नहीं क्या है, एंड स्टैट्यूटरी कमीशन भी बैठता है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस के परस्पेक्टिव से, ऑल दो सारी ही एक्ट्स इंपॉर्टेंट है, देखिए रिवीजन तो हमें सबकी करनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 में यहाँ पे कोशिश की जाती है, मतलब रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन कोशिश की जाती है ऑल इंडिया फेडरेशन की। क्या आप उसको आज से कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कि वहाँ पे भी सारी इंडिया को यूनाइट करने की बात की गई थी, और आज भी हमारा जो इंडिया है वो यूनाइटेड है। साथ में सेंटर में DRK लाने की भी बात की जाती, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 लिस्ट का सिस्टम आ जाता है, फेडरल, प्रोविजनल एंड कॉन्क्रीट, तो हमारे यहाँ पे भी 3 लिस्ट है, आपको पता है। साथ में जो रेजिडुअरी पावर है वो वाइसरॉय या फिर कहें तो गवर्नर जनरल को दे दी जाती है। तो हमारे यहाँ पे भी जो रेजिडुअरी पावर है, क्या वो वाइसरॉय को दी गई है, गवर्नर जनरल को दी गई, नहीं, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, मतलब गवर्नमेंट को नहीं दी गई है, बट हमारी पार्लियामेंट को दी गई है ना, पार्लियामेंट बनाएगी, गवर्नमेंट नहीं बनाएगा, वाइसरॉय इज अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, इट्स नॉट अ काउंसिल, राइट। DRK जो है वो हमारी प्रोविंसेस में ख़त्म कर दी जाती हैं, ठीक है, एंड बाइकैमरलिज्म को कुछ हमारे प्रोविंसेस में लॉन्च किया जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है ना, हमारे यहाँ पे आज भी है, आज के टाइम पे भी देयर आर 6 स्टेट जहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, पे वुमेन, लेबर एंड डिप्रेस क्लासेस के लिए भी हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है। वोटिंग राइट्स को भी थोड़ी बहुत बढ़ाने की बात की जाती है। साथ में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश कराई जाती हैं, जैसे कि ऑडिटर जनरल, आज के टाइम पे इसको कंपेयर कर सकते हैं, RBI, इसको भी आज के टाइम पे कंपेयर कर सकते हैं, फेडरल कोर्ट, जो कि फर्दर हमारा सुप्रीम कोर्ट ही बनता है। न्यू प्रोविंसेस जैसे कि सिंध है, उड़ीसा है, तो ये हमारे न्यू स्टेट बने।
फेडरल रेलवे अथॉरिटी भी बनाई जाती है। तो रेलवे आज के टाइम पे आपको पता है रेलवे का पूरे अलग हमारी मिनिस्ट्री है। एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फेडरल प्रोविंशियल जॉइंट बनाए गए। तो सारी चीज़ों का आप कंपैरिजन आज के टाइम पे कर सकते हो। आरबीआई हुआ, ऑडिटर जनरल हुआ, फेडरल रेलवे अथॉरिटी हुई, फेडरल कोर्ट हुआ, ठीक है, और ये फेडरल प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हुए, ठीक है। दोबारा से कर लेते हैं। तो ऑल इंडिया फेडरेशन आज के टाइम पे, थ्री लिस्ट का सिस्टम, वीकेंड से रेजिस्ट्रेटिव पावर ये थोड़ी सी अपोजिट है, गवर्नमेंट के पास नहीं होती, पार्लियामेंट के पास है हमारे यहाँ पे। डीआरकी प्रोविंसेस में नहीं है, हमारे यहाँ पे भी नहीं है, और बाइकैमरल्स है हमारे यहाँ पे भी है। सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं क्या वुमेन, लेबर, डिप्रेस क्लासेस को? नहीं, हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन है बट नो नॉट डिजर्व, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। वोटिंग राइट्स बढ़ाएगी, ठीक है। और आरबीआई ऑडिटर जनरल, फेडरल रेलवे अथॉरिटी, फेडरल कोर्ट आज के टाइम पे भी हमारे यहाँ पे है। एंड वी कैन से कि वो लीगेसी ऑफ है ना, लीगेसी ऑफ ब्रिटिशर्स भी हम इसको कहते हैं। एंड फेडरल प्रोविंशियल एंड जॉइंट कमीशन, इसको भी हम आज के टाइम पे वी कैन कंपेयर, ठीक है। सो दैट इज़ इट। बहुत कोई भयंकर चैप्टर नहीं था, ऑलरेडी बहुत बार पढ़ लिया, थोड़े से फैक्ट ज़्यादा हैं इसमें, बट अगर आप थोड़ा से लॉजिक के साथ और पढ़ते रहोगे सो इट इज़ ईजी, इट इज़ एक्चुअली ईजी, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स में क्या कंपैरिजन आ सकता है कि आप प्रेजेंट के साथ उसको कंपेयर करके देखो। तो अगर आपको एक्ट पता है, प्रेजेंट का पता है, तो यू कैन कंपेयर इट, तो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। एंड दैट इज़ इट। बाकी बार बार कम से कम 5 से 7 बार आपको वीडियो को देखना है, रिकॉल करना है अपने नोट्स के साथ, एंड दैट इज़ इट, यू आर गुड टू गो।